ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, वो एसेशन रीजन से स्टार्ट करेंगे। और ओके, तो देखो एसर्शन रीजन बेसिकली दो स्टेटमेंट्स होते हैं और उनके चार ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें उन चार तरह के स्टेटमेंट्स की, तो वो होता है ए, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी, दीज आर द फोर स्टेटमेंट्स। ओके, और ये जो असर्शन रीजन होता है, इन चारों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन मिलेगी। जैसे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकते हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकते हैं। असर्शन स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकता है, रीजन भी ट्रू हो सकता है। और रीजन जो स्टेटमेंट होगा वो असर्शन के अगर अकॉर्डिंग होगा, मींस आर मींस रीजन, ए फॉर असर्शन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी कि जो असर्शन, जो स्टेटमेंट, वालेकुम सलाम, जो असर्शन, जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो असर्शन, वो स्टेटमेंट जो है, वो उसका जो रीजन है वो एकदम करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तब हम ऑप्शन ए करेंगे। अगर ए और आर दोनों करेक्ट हैं लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जैसे कि हम एग्जांपल में भी देखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे, तो हम ऑप्शन बी जो है वो ऑप्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्टेटमेंट यानी असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो सी ऑप्ट करेंगे, और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं इंडिविजुअली तो ऑप्शन डी करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, अ शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन आफ्टर 2 to 3 days। हम ये जानते हैं कि जब व्हाइट वॉशिंग होती है तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर का जो है, ये बेसिकली जो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जब फर्स्ट टाइम लिखो तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज अ क्विक लाइम, और जब इसको वाटर में डालते हैं तो फिर क्या होता है? दैट इज कैल्शियम स्लेकेट लाइम बनाता है, ठीक है। व्हाट इट फॉर्म्स? स्लेकेट लाइम, ओके। अब ये जो स्लेकेट लाइम होता है, दिस इज OH ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये जो स्लेकेट लाइम होता है, इसी को हम वॉल पे अप्लाई करते हैं, यानी कि जो आपका, गुड मॉर्निंग, जो वॉल होता है उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो। जब वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, दैट फॉर्म्स व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है और वाटर रिलीज हो जाता है। आप देखते हो आपकी जो वॉल गीली गीली है, यानी कि व्हाइट वॉश के बाद, अब वो ड्राई दिखती है, ठीक है, अब वो ड्राई दिखती है, ठीक है। वाई? क्योंकि वाटर रिलीज हो चुका है। तो वो जो शाइनी अपीयरेंस आता है व्हाइट वॉशिंग चूना कली के बाद, वो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट की वजह से होता है जो उसके ऊपर, क्लियर। तो अब यहां पे उसी चीज को पूछ रहा है कि, कह रहा है कि आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन आफ्टर 2 days। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, कि व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद हमें एक शाइनी अपीयरेंस उसके ऊपर दिखाई देता है जब वो व्हाइट वॉश सूख जाता है, एकदम करेक्ट है। रीजन इसका दिया इन्होंने, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स, मतलब क्यों होता है, रीजन दिया जा रहा है ऐसा क्यों होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश। मतलब ये जो शाइनी व्हाइट फिनिश आती है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से आती है। और हमने क्या पढ़ा बुक में, और हमने क्या रिएक्शन पढ़ा कि शाइनी फिनिश किसकी वजह से आता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आता है। तो इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है, यानी रीजन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा? देखो क्यों, रीजन वाला स्टेटमेंट क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये कह रहा है कि कैल्शियम, इट इज सेइंग दैट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये,
अब ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आ रहा है। हाउ दिस इज पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में हो नहीं और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पे वही कह रहा है कि रीजन वाला स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तो देखो ए ट्रू है और आर फॉल्स है, इसका मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो दिया भी हुआ है assertion is true and reason is false। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। Now coming to next 15। 15 में assertion बोल रहा है कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज, यानी कि फूड चेन में जब हार्मफुल केमिकल्स एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो एंटर करते हैं थ्रू फूड चेन। दैट इज करेक्ट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब फूड चेन ऑपरेट करती है इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मींस फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर है, यानी चलो मैं एक फूड चेन का एग्जांपल ले ले रहा हूं, प्लांट है, इसको खाया फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर ने, इसको खाया फॉर एग्जांपल फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इस प्लांट में कोई केमिकल है, फॉर एग्जांपल कोई भी पेस्टिसाइड है, कुछ भी है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे ये 0.1 पार्ट्स पर मिलियन है, तो मैं एक थियोरेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो हार्मफुल केमिकल फूड चेन में एंटर करने के बाद हर लेवल पे इंक्रीज करता है, इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ये आवर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है दैट वी हैव टू सी, क्योंकि आवर एनवायरनमेंट बहुत ही छोटा चैप्टर है, दैट विल बी फिनिश वेरी सून। तो यहां पे वही चीज है कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री, यस ट्रू है। रीजन क्या दिया हुआ है? द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ये कह रहा है, अब देखो रीजन में दो चीजें आपको देखनी है। सबसे पहली चीज, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरा, क्या ये स्टेटमेंट असर्शन का एक्सप्लेनेशन है? दोनों चीजें हमें देखनी है। असर्शन में सिर्फ हमें यह देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। असर्शन में क्या मेंशन करना है? सिर्फ ट्रू या फॉल्स, हमें ये चीज पे फोकस करना है। रीजन में हमें दो चीजें देखनी है, ट्रू है या फॉल्स है, प्लस करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या ढूंढना है हमें? असर्शन में सिर्फ ट्रू फॉल्स चेक करना है और रीजन में हमें ट्रू फॉल्स है या नहीं, प्लस एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी फूड चेन की वेरी करती है, बिल्कुल चेंज करती है, लेकिन क्या ये असर्शन का रीजन है? मतलब वेरी करने की वजह से केमिकल इंक्रीज करता है? नो, वेरी करने की वजह से केमिकल इंक्रीज नहीं करता। तो इसका मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मींस क्या ऑप्शन होगा यहां पे? बी। ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन बी होगा। सी, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोल रहा है असर्शन, अब इसमें हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है। ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक्स लेवल्स, ट्रू है, यानी कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते चले जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो प्रोड्यूसर है, तो मान लो प्लांट्स है, प्लांट्स को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फॉर एग्जांपल फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। तो देखो अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करोगे हर ट्रॉफिक लेवल पे, तो प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम होंगे आपके ग्रॉसहॉपर, उससे कम होंगे आपके फ्रॉग, उससे कम होगा स्नेक, उससे कम होगा हॉक। अब किसकी बात अगर करें? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की एट ईच ट्रॉफिक लेवल। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस कम्युनिटी के क्या होंगे? वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। अब इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है, पहले देखना है कि ट्रू या फॉल्स है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि
जो फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जब एक ट्रॉफिक लेवल से आगे बढ़ते हैं हम, तो एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ही जाती है। कितना? 10%। फिर इसका 10% आगे जाएगा, इसका 10% आगे, बैक फ्लो नहीं होता एनर्जी का। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अब ये देखना है कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, इसकी वजह से इंडिविजुअल कम होते चले जाते हैं? नो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। मतलब उसके यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से नहीं। पॉइंट समझ में आया? हाँ, हर लेवल पे एनर्जी कम होती। अगर ये स्टेटमेंट होता है कि एट ईच ट्रॉफिक लेवल, यानी यहां रीजन की जगह क्या दिया होता? एट ईच ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल डिक्रीजेस। ठीक है, मींस 10% लॉ जो होता है, तो वो स्टेटमेंट भी ट्रू होता और वो रीजन भी ट्रू होता, क्योंकि अगली ट्रॉफिक लेवल पे पिछले ट्रॉफिक लेवल से कम एनर्जी पहुंचती है। तो इसी वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस ट्रॉफिक लेवल पे कम होते चले जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पे बोल रहा है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से कम नहीं होते, एनर्जी कम होने की वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? यूनिडायरेक्शनल मतलब यूनि मतलब सिंगल, मतलब एक ही डायरेक्शन फ्लो करेगा ना। ऐसा तो नहीं है हॉक जो है वो एनर्जी इधर देगा, फिर उसके बाद स्नेक वापस एनर्जी फ्रॉग को करेगा, फ्रॉग एनर्जी ग्रास हॉपर को, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि मुझे डाउट लग रहा है और इसी क्वेश्चन को मैंने ट्वीट किया। लेट्स सी। आई थिंक फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, इट इज रॉन्ग। असर्शन क्या बोल रहा है? assertion क्या कह रहा है? A geneticist crossed a pea plant having violet flowers with a pea plant with white flowers। तो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, और यहां पे क्या होता है कि पी प्लांट में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। जैसे हम फ्लावर कलर की बात करें, डोमिनेंट मतलब अभी मैं बताता हूं। ठीक है, नहीं उसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मेंडल ने 7 सेलेक्ट किए थे। ठीक है, फ्लावर कलर की बात करूं तो जो वायलेट कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो व्हाइट है वो रिसेसिव है। डोमिनेंट मतलब वही होता है जो अपने अपने आप को एक्सप्रेस करे। ठीक है, और रिसेसिव वो है जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस ना कर पाए। तो देखो, यहां पे जब आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ा होगा, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूं, डोंट वरी फॉर दैट। अब देखो, यहां पे बोल रहा है कि वायलेट कलर के प्लांट को व्हाइट कलर के प्लांट से क्रॉस कराया। तो वायलेट डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली दो एलील्स होने चाहिए। दो एलील्स मतलब एक जीन के दो फॉर्म्स। तो यहां पे ये डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली ये कैपिटल वी होगा और कैपिटल वी होगा। और व्हाइट रिसेसिव है, तो इसको हम स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जब हमने क्रॉसिंग कराया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिटेलिंग यहां पे अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा एक टॉपिक ही है। तो जब इसको क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन में वी आया, दूसरा जो है उसमें भी वी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर इस कैपिटल वी को इससे हमने क्रॉस कराया, ये आया, और उसके बाद ये आया। ठीक है, अब देखो चारों प्लांट्स में कैपिटल वी स्मॉल वी आया, क्योंकि जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल वी स्मॉल वी, इससे इसको मल्टीप्लाई किया कैपिटल वी स्मॉल वी, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया कैपिटल वी स्मॉल वी, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया कैपिटल वी स्मॉल वी। तो देखो यहां पे कैपिटल वी और स्मॉल वी दोनों है, लेकिन कैपिटल वी डोमिनेंट जीन है, स्मॉल वी रिसेसिव है। ठीक है, तो कलर ये कौन सा शो करेगा? ये कौन सा शो करेगा?
ये शो करेगा वायलेट। ये भी कौन सा कलर शो करेगा? वायलेट। ये भी कौन शो करेगा? वायलेट। और ये भी कौन शो करेगा? वायलेट। यस, प्यूनेट स्क्वायर। ओके, वायलेट 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 चारों शो करेंगे, यानी सारे जितने प्लांट्स के फ्लावर्स होंगे वायलेट। तो देखो यहां पे कह रहा है उसने पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स विथ अ पी प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर किया, तो ही गॉट ऑल फ्लावर्स इन वायलेट फ्लावर्स इन फर्स्ट जनरेशन। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे उसको वायलेट मिले, तो स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि असर्शन जो है वो ट्रू है। ठीक है, दिस वन इज ट्रू। अब देखो रीजन उसका क्या दे रहे हैं। रीजन दे रहे हैं कि क्यों वायलेट होता है, क्योंकि व्हाइट कलर का जीन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। ऐसा नहीं होता है, जीन पास करता है, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है कि जीन पास करता है बट एक्सप्रेस नहीं करता है। देखो नेक्स्ट जनरेशन में स्मॉल वी वाला जीन है या नहीं, यस और नो, ये बताओ तुम। अभी जो बोर्ड पे दिख रहा है स्मॉल वी वाला जीन है कि नहीं है? वो क्यों होता है वो क्लास में सब डिटेल में बेटा समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी बोर्ड पे जो मैंने आपके, ठीक है, वी वाला जीन है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? व्हाइट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि व्हाइट कलर का जीन जो कि स्मॉल वी हमने शो किया वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं करता है, पास करता है। ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि डोमिनेंट वाला जीन, ये जो डोमिनेंट वाला जीन है वो उसके पास है, वो उसके साथ है, तो ये इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। मान लो कोई पहलवान है और एक सीकिया पहलवान है, तो ऑब्वियसली जब दोनों साथ में होंगे तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट होगा ना, इसको काम नहीं करने देगा। यस, उसको मास्क कर देता है, उसको दबा देता है, उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये तो सेकंड स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है, फॉल्स है। लेकिन यहां पे देखो 16 में क्या दिया हुआ है? बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अब ये बताओ जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्या ये 16 का आंसर यहां पे सही दिया हुआ है कि व्हाइट जीन पास नहीं करता इस वजह से? हाँ, तो यही मैंने सीबीएसई को ट्वीट किया है कि इसको जो है मेरे अकॉर्डिंग ये गलत टाइप हो गया है, इसको करेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखते हैं सीबीएसई का क्या रिप्लाई आता है। इसका ये हो गया कि यस, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी यहां पे ऑप्शन सी होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू अस जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके मींस इंपॉर्टेंट वन जो कि केस स्टडी टाइप है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन के होंगे, एक एक मार्क्स के। देखो एक एक मार्क्स के हैं बेटा। ठीक है, तो आपको सिर्फ वहां पे ये लिखना पड़ेगा, कोई वहां पे एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देना, ये करेक्ट होना चाहिए, ये कुछ नहीं देना, सिर्फ आपको ये बताना इन चारों में से ए बी सी डी में से क्या होगा, बस। एक मार्क्स का है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वायरल हो रहे हैं असर्शन रीजन के टाइप्स, यू कैन गो सर्च विद दैट। मैं आपको कुछ जो है क्वेश्चंस और दे दूंगा, ठीक है, और ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 1 इंटू 4 है। 1 इंटू 4 का मतलब 4 क्वेश्चन हैं और वो चारों एक एक मार्क्स के हैं, यानी पूरा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो 4 मार्क्स का है जिसमें 4 पार्ट है। तो देखो अब ये कह रहा है कि ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। हम ये जानते हैं कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है हमें एनर्जी मिलती है, ईदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। यस, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या फिर कमी में, जैसे कि विगरस एक्सरसाइज में होता है। इसमें कोई दिक्कत स्टेटमेंट में इन 3 लाइंस में किसी को? या भी ये पैराग्राफ छोटा सा दिया है, इसको पढ़ना था और अब हमें आंसर करना है। अब ये कह रहा है एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रीदिंग, टिश्यू रेस्पिरेशन, ऑर्गन रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये कह रहे हैं कि ब्रीदिंग से एनर्जी मिलती है, सिर्फ सांस लेने से,
बहुत ध्यान से समझ, इसीलिए बताया था ब्रीदिंग इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। टिश्यू लेवल पे जब रेस्पिरेशन होता है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां पे ग्लूकोज पहुंच रहा है और ऑक्सीजन पहुंच रहा है सेल के अंदर और ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। ऑर्गन नहीं रेस्पायर करता है कि पूरा पूरा पेट रेस्पायर कर रहा है, नहीं, पूरा पूरा लिवर रेस्पायर कर रहा है, नो, ठीक है। उस लिवर, उस स्टमक, उस इंटेस्टाइन, उस मसल्स, उस हैंड, उस आई, उस हेड, उस ब्रेन, उसके सेल्स जो हैं वो रेस्पायर कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये भी एंड ये भी है। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज टिश्यू रेस्पिरेशन। सी द ऑप्शन इज बी। ओके, तो हम लोग सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पे, ठीक है। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन। हम ये जानते हैं लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब हम विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वही हमारा ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। धीरे धीरे लीवर उसको डिग्रेड करता है, खत्म करता है, और फिर फाइनली हम सही हो जाते हैं। जब तक लैक्टिक एसिड हमारे जॉइंट्स में मौजूद रहता है, हमें पेन होता है, जैसे कभी क्रिकेट खेल लिया बहुत दिनों बाद या कोई एक्सरसाइज कर ली तो पेन होता है, वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। तो ये कह रहा है द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर एंड शोज अ पीक एट पॉइंट डी। विगरस, विगरस मतलब बहुत जल्दी जल्दी, बहुत हैवी, विगरस, ठीक है, दैट इज विगरस। ओके, तो अब यहां पे ये कह रहा है कि हमें ग्राफ देखना है, तो लेट्स सी। और ये कह रहा है डी पॉइंट पे जो है वो पीक दिखा रहा है, तो लेट्स सी द ग्राफ। अब देखो ग्राफ पे क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन इन एथलेटिक्स। जब भी कोई भी ग्राफ या कुछ है तो उसको 100% स्टडी कीजिए, ठीक है। अब यहां पे ये बोल रहा है कि द ब्लड ऑफ एन एथलीट वाज टेस्टेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर 400 मीटर रेस, यानी कि उसके लैक्टिक एसिड का ब्लड टेस्ट हुआ था दौड़ने से पहले, ठीक है, ओके, दौड़ते वक्त, और 400 मीटर के दौड़ने के बाद। दौड़ते वक्त का मतलब अभी थोड़ी दौड़ रहा है तो उसके ब्लड में ब्लड निकाला जा रहा है उसमें, ऐसा हो सकता है? मतलब दौड़ा वो दौड़ने से पहले, और जब दौड़ चुका तो फौरन उसके बाद, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद, ठीक है, तीनों क्लियर। तो जब ये लैक्टिक एसिड देखा गया तो टाइम फ्रेम एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, और ब्लड लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन भी वाई एक्सिस पे दिया हुआ है। तो यहां पे देखा गया शुरू पे एट टाइम 0 उसके ब्लड में कुछ लैक्टिक एसिड था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब वो दौड़ रहा है, 400 मीटर रेस है, 1 मिनट में खत्म करना है, तो जैसे जैसे दौड़ रहा है तो देखो यहां पे पहले धीरे से इंक्रीमेंट आया लैक्टिक एसिड का, उसके बाद अचानक से एक जो है स्लोप दिखा, फिर उसके बाद उसके लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, देख रहा है, कांस्टेंट हो गया, बी से सी के बीच में कांस्टेंट हो गया। उसके बाद सी के बाद जो है वो डी, यानी कि एक स्टीप राइज दिखा यहां पे, उसके बाद लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन डाउन हो गया, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है, लेट अस सी। तो हमने ग्राफ को स्टडी कर लिया, अब आते हैं। तो ये कह रहा है कि lactic acid production has occurred in the athlete while running in the 400 meter race, यानी जब वो दौड़ रहा था, यस एकदम ट्रू है, जब वो दौड़ रहा था तो फिर उसके बाद जो है उसके ब्लड में लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन दिखा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट, यानी ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्या एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हुआ? तो देखो सिंपल, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स पे वो हिट कर रहा है। हम ये जानते हैं कि जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी को पूछ रहा है वो। एक लाइन में नहीं पूछ रहा है, एकदम लंबा चौड़ा ग्राफ व्राफ दे के पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने पढ़ा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस में, ये हमने सेव कर लिया, बाकी को देखते हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता, हमारा जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता। एनारोबिक यस, एनारोबिक की वजह से होता है। फर्मेंटेशन नो, कोई फर्मेंटेशन यहां पे नहीं हो रहा है ना। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग तो करेंगे ही, हम नॉर्मल सिचुएशन में भी ब्रीदिंग करते हैं,
और विग्रस एक्सरसाइजेस में ब्रीदिंग करते हैं, तो सांस लेने की वजह से थोड़ी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट्स इट। तो अब देखो केस स्टडी वाले मुश्किल हैं बेटा, दिखते हैं हुआ, बट दे आर वेरी सिंपल। इसलिए देख के घबराना नहीं, उस पर फोकस करना, क्वेश्चंस पे फोकस करना, एकदम आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें होंगी। मैं इसको थोड़ा सा, हाँ एक जगह ले आता हूं, ओके। अब इसमें पूछ रहा है थर्ड में, स्टडी द ग्राफ बिलो। अब देखो ये भी 1 मार्क का है, इतना बड़ा क्वेश्चन और सिर्फ 1 मार्क का। स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाइल एन एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड। ठीक है, तो यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे टाइम रनिंग, यानी टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, और दूसरे पे एनर्जी सप्लाइड है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो एक प्लॉट हमें दिख रहा है, प्लॉट ए, जिसमें यह दिख रहा है कि जो एनर्जी सप्लाई हो रही है परसेंटेज में, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट हो गई। देख रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मतलब वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो जो एनर्जी सप्लाइड है वो इंक्रीज हो रही है और फिर उस कांस्टेंट हो गई। उसके बाद एक प्लॉट बी है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें स्टीप राइज हो रहा है एनर्जी सप्लाई का, और अचानक से फिर डाउन होता है, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये 2 प्लॉट्स हमें देखने को मिले, वन इज रेड एंड वन इज ब्लू। तो अब क्वेश्चन क्या है? लेट अस सी। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। इन 2 प्लॉट्स को देखते हुए करेक्ट जो है आपका जो जस्टिफिकेशन है और कॉम्बिनेशन, वो चूज कीजिए। तो प्लॉट ए, प्लॉट बी हमने देख लिया, हो सकता है बार बार हमें इसे वापस आना पड़े देखने के लिए। अब इसमें यह बताना है कि इसमें से प्लॉट ए कौन सा है और प्लॉट बी कौन सा है। मतलब कि प्लॉट ए एरोबिक रेस्पिरेशन है और प्लॉट बी एनारोबिक है। ठीक है, तो यहां पे अब देखते हैं, देखो यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है और उसके बाद कांस्टेंट हो गई। यह है प्लॉट है, टाइम के साथ साथ एनर्जी की सप्लाई फिर बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गई। फिर उसके बाद यहां पे है कि एनर्जी सप्लाई इंक्रीज होती है और अचानक से क्या होता है? डाउन होता है। तो लेट अस सी द ऑप्शंस। क्या बोल रहा है? प्लॉट ए एरोबिक है, प्लॉट बी एनारोबिक है। ओके, जस्टिफिकेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड हाई इन एनारोबिक। ठीक है, ये कह रहा है कि एनर्जी लो है इस वजह से, और इनकंसिस्टेंट है एरोबिक में और एनारोबिक में। अब देखो, जब हम चारों ऑप्शंस देख लेंगे तभी हमें समझ में आएगा। प्लॉट ए कह रहा है एरोबिक है और प्लॉट बी जो है वो एनारोबिक है। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई है और कंसिस्टेंट है एरोबिक में और लो है एनारोबिक में। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो फिर अगर ग्लूकोज सप्लाई कर रहे हो तो जो ब्रेकडाउन होता है वो कम, यानी कम एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो क्या करता है? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे हमें ये फोकस करना है कि ये जो ग्राफ हमें दिया गया है, ठीक है, देखो यहां पे क्या है? एनर्जी सप्लाइड, क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम व्हाइल एन एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड। यानी कि जब वो फुल स्पीड पर रन कर रहा है तो ये हमें बताइए कौन सा एरोबिक है कौन सा एनारोबिक है। क्यों? क्योंकि वो सांस तो ले रहा है, तो उसी की बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है जो कि मैक्सिमम है, और उसी की बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है उसके मसल्स में। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कम पहुंच रहा है, रेशियो कम है, जिसकी वजह से एनारोबिक हो रहा है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसी उसी एथलीट के ये ग्राफ है, मतलब इसमें से हमें बताना है कौन सा एरोबिक है कौन सा एनारोबिक है, और उसके जस्टिफिकेशन के साथ। ओके, लाओ चाय लाओ, जाओ दे दो। इसको दरवाजे को बंद कर देना, ठीक है। ओके, सो यहां पे बोल रहा है कि पहला वाला प्लॉट जो है वो एनारोबिक है और दूसरा वाला एरोबिक है।
क्यों? अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इज एनारोबिक। और एनारोबिक और एरोबिक में अगर हम देखें तो पहला वाला प्लॉट जो है वो एरोबिक है, एनारोबिक है, और दूसरा वाला एरोबिक है। आई नो देयर मस्ट बी कंफ्यूजन, और ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा कि इतने सारे ऑप्शन से क्यों। द रीजन इज कि हमें ग्राफ बराबर में नहीं दिख रहा है। मैं और इसको छोटा कर दूं, ग्राफ हमें बराबर में नहीं दिख पा रहा है, इस वजह से वी आर गेटिंग कंफ्यूज। अभी भी ग्राफ नहीं नजर आ रहा है। इन्होंने अलग अलग पेज पे दिया है। एक मिनट। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा फिर मुझे, इतना छोटा हो गया। ओके, एक काम करते हैं, लेट्स सी। क्योंकि देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सी बी ऑप्शन। क्यों? अभी देखो, अब इसको यहीं पे स्टडी करते हैं। बी ऑप्शन क्या है? प्लॉट ए क्या है? एरोबिक है। प्लॉट बी एनारोबिक है। अब देखो यहां पे प्लॉट ए ये है, ये बोल रहा है कि ये एरोबिक है और ये जो है एनारोबिक है। क्योंकि वो बेटा हो ही नहीं रहा था एक जगह ताकि हम उसको डिस्कस कर सके, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये एरोबिक क्यों है? देखो हमने आपको बताया था ना कि एनर्जी सप्लाइड जो है वो स्टीप राइज हुआ अचानक से और फिर डाउन हो गया, ठीक है। और क्योंकि वहां पे अगर एनारोबिक के देखोगे तो जो मसल्स उस एथलीट के हैं जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली उसी वजह से जो है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है ना, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एनर्जी सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन जो मसल्स उसकी बॉडी में है जहां पे एरोबिक प्रॉपर हो रहा है, तो फिर एनर्जी सप्लाई इंक्रीज करेगा, एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका वो मसल्स को शो कर रहा है जहां पे एनारोबिक यानी लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है? दैट इज नॉर्मल, मींस आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोडक्शन। क्लियर? क्योंकि देखो यहां पे बोल रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक। क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हाई होती है और कंसिस्टेंट होती है एरोबिक में, और लो इन एनारोबिक। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम ग्लूकोज को एनारोबिक रेस्पायर करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो वहां पे एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो बहुत ही लो होगी। लेकिन जो आपका प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगा, तो फिर वहां पे प्रॉपर एनर्जी सप्लाई होगा और वो कंसिस्टेंट होगा। वो ऐसे नहीं होगा कभी बढ़ रहा है कभी डाउन हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसको जाके फिर से एक बार खुद से देखिएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पेज और वो दोनों अलग अलग साइड में हैं, तो इसलिए साथ साथ एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस होते हैं जो ऑब्जर्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है? नो, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों भाई बताओ? नॉर्मल जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो C6H12O6 और फाइनली विदाउट क्या बना लेता है? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। अरे एनारोबिक की बात हो रही है यहां पे, ये जनरल क्वेश्चन है। अब ये जनरल क्वेश्चन है, दिस इज जनरल क्वेश्चन। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर, ये अब इस ग्राफ के ऊपर नहीं है, इस एथलीट के ऊपर नहीं है,
ये कह रहा है ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हुए मिलती है, यस होता है। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, यस ह्यूमन जब विगरस एक्सरसाइज करता है। एनर्जी रिलीज होती है, यस अभी तो ग्राफ में देखा। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ओनली, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें तीनों चीजें देखने को मिलती हैं, लैक्टिक एसिड इन द विगरस एक्सरसाइज, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द normal situation in the anaerobic situation like bacteria and all. Okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, हमें सिर्फ रो को बताना है, वहां पे सिर्फ कहानी लिखना मत शुरू कर देना है। ये 1 मार्क है, मैंने जैसा आपको बताया। हालांकि देखो इसमें 5 पार्ट हैं और वहां पे 4 पार्ट दिया हुआ था। ये देखिए आई थिंक जो है इसमें मिस्टेक्स हैं। लेट अस सी, देखो यहाँ पे 5th पार्ट हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, 4th हो गया, ये हो गया हमारा 3rd, ये हो गया 2nd और ये हो गया 1st। और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 1 into 4। अच्छा आंसर, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी अपोलॉजी, माय मिस्टेक। ये कह रहा आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। देखो हमने ये स्टडी किया था, सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, मतलब उन 5 में से कोई 4 हमें करने हैं। पॉइंट समझ में आया? अब सही है, लेकिन पांचों डिस्कस कर लेते हैं। इन पांचों में से कोई 4 हमें करने थे, तो इसका मतलब ये हो गया केस स्टडी टाइप में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। ये एकदम क्लियर हो गया, तो जो आसान लगे वो कर देना। अब ये कह रहा है कि स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। लोकेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, याद करो जो हमारा एरोबिक यानी टिश्यू रेस्पिरेशन होता है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल जो होती है वो कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, बैक्टीरिया में होगा ही नहीं। पॉइंट को समझना। तो ये कह रहा है कि एरोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेट अस सेव दिस, ये इनकरेक्ट है। नहीं नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आपको बताना होगा ए बी सी डी में से कौन सा इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। एंड प्रोडक्ट एरोबिक में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है, यस। इसमें इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, यस। अमाउंट ऑफ एटीपी इसमें हाई प्रोड्यूस होती है, यस। इसमें लो, यस। ऑक्सीजन नीडेड नॉन नीडेड, यानी कि चारों इंफॉर्मेशन, ये जो 3 सेट है ये, हाँ ये 3 सेट जो है ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, एरोबिक के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एनारोबिक आपका साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, यानी ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। यहां पे बोल रहा है 4th वाले में, ये बोल रहा है कि देखो यहां पे कह रहा है कि इसमें से ये बताइए कि एरोबिक एनारोबिक की जो इंफॉर्मेशन दी है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है या बी या सी या डी। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नीडेड होता है, करेक्ट है। एनारोबिक में ऑक्सीजन नॉट नीडेड होता है, करेक्ट है। मतलब ये करेक्ट इंफॉर्मेशन से दोनों लिखी हुई है। एरोबिक में अमाउंट ऑफ एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यस। एनारोबिक में अमाउंट ऑफ एटीपी लो प्रोड्यूस होता है, यस, ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है, यस। एनारोबिक में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यस, यानी कि ये तीनों इंफॉर्मेशंस करेक्ट है। तो ऑब्वियसली जो इनकरेक्ट हुआ वो ये वाला हुआ। और कैसे हुआ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एरोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं होता है, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि 2 स्टेप प्रोसेस होता है।
वन इज ग्लाइकोलाइसिस एंड वन इज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? नो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, वो तो बैक्टीरिया में होगा ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो इस वजह से ये इंफॉर्मेशन, यानी यहां पे ऑप्शन जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ है वो ऑप्शन ए है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देखो, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एक मैं हिंट दे देता हूं, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने वाले हैं। मेटल्स क्या होते हैं? हम ये जानते हैं कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यस और नो? ठीक है, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो, बस मैं एक कॉन्सेप्ट यहां बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना जो यहां पे बताने जा रहा हूं। वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देगा, इजीली रिमूव, बहुत आसानी से, वो ज्यादा मेटेलिक होगा। ठीक है, और जो आसानी से रिमूव नहीं कर पाएगा वो कम मेटेलिक होगा। इसी तरह नॉन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, वो मोर नॉन मेटल होगा, वो ज्यादा नॉन मेटल होगा, ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। और जो इजीली एक्सेप्ट नहीं, मुश्किल से कर पाए, वो कम नॉन मेटेलिक होगा। ठीक है, तो मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर दे वो ज्यादा मेटेलिक है। अब रिमूव करने का मतलब क्या हो गया? हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होता है, हम प्रोटॉन पे फोकस कर रहे हैं, और उसके अराउंड शेल्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, मान लो यहां पे, मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे 10 प्रोटॉन होंगे, तो इन शेल्स में मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यस और नो, न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मान लो 10 प्रोटॉन हैं, तो ऑब्वियसली पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले शेल में 8, मतलब पूरे शेल में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये बताओ, वो शेल जो न्यूक्लियस से जितना दूर होता चला जाएगा, उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स जो होगा वो उतना कम होता चला जाएगा ना? ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई मेटल है या नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, एटॉमिक साइज ज्यादा का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ शेल्स उसमें ज्यादा होंगी। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, उतना न्यूक्लियस का फोर्स उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है। पॉइंट समझ में आया? यानी जितना वो इलेक्ट्रॉन दूर होगा, उतना कम न्यूक्लियर फोर्स होगा उसके ऊपर, और वो उतनी आसानी से रिमूव हो सकता है। ठीक है, और जितना एटम का साइज बड़ा होगा, और अगर हम नॉन मेटल की बात करें, तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना जो है, यानी कि वो जितना साइज ज्यादा होगा, तो उतना डिफिकल्ट से जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे वही चीज हो गई कि अगर मेटल के लिए एटम, मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये है, और एक एटम है जिसमें 4 शेल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका एटॉमिक साइज कम है, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, क्योंकि इसमें इसका फोर्स ज्यादा होगा, और यहां पे आउटर मोस्ट शेल पे इसका फोर्स कम होगा। हम फोर्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, इसमें जो है बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, तो डिफिकल्टी से रिमूव होगा। तो हम ये कहेंगे ये वाला जो एटम बी है वो ए से, यानी कि जो एटम बी है
वो ज्यादा मेटेलिक है एटम ए से, यानी दिस वन इज मोर मेटेलिक, दिस वन इज लेस मेटेलिक। पॉइंट समझ में आया? जितना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा उतना ज्यादा वो मेटेलिक होगा। इसका मतलब एक फैक्टर है साइज। साइज ज्यादा होने की वजह से, वालेकुम अस्सलाम, साइज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वही तो रिलीज होगा ना, उसके ऊपर फोर्स कम पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से रिलीज हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नॉन मेटल की। अब देखो, एक नॉन मेटल है जिसमें दो शेल्स है, और एक नॉन मेटल है जिसमें चार शेल्स है। बहुत ध्यान से समझना। ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा ये आउटर मोस्ट शेल में आएगा ना, जो एक्सेप्ट करेगा। जैसे क्लोरीन जब एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, तो जब वो क्लोराइड आयन बनता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, तो वो आउटर मोस्ट शेल में ही तो आता है। यस और नो? आउटर मोस्ट शेल में ही आता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब देखो, ये न्यूक्लियस से ये वाला शेल ज्यादा करीब है, और इस न्यूक्लियस से ये वाला शेल ज्यादा दूर है, तो इस शेल पे कम फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट होगा वो डिफिकल्टी से होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एंटर करेगा, एक्सेप्ट होगा, वो इजीली होगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो नॉन मेटल पी है और नॉन मेटल क्यू है, तो नॉन मेटल पी जो है वो मोर नॉन मेटेलिक हो जाएगा, क्योंकि जितनी आसानी से और जितनी जल्दी से वो एक्सेप्ट करेगा, और क्यू जो है वो लेस नॉन मेटेलिक होगा। पॉइंट समझ में आया? देखो, नॉन मेटल कौन होता है? नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर कोई नॉन मेटल है जिसके दो शेल्स हैं, और एक नॉन मेटल है जिसके चार शेल्स हैं, एटॉमिक साइज ज्यादा, एटॉमिक साइज कम, ठीक है? तो जो चार शेल वाला होगा, जो चार, जिसके चार शेल्स होंगे, तो आउटर मोस्ट शेल पे इस न्यूक्लियस का, क्यू वाले पे, ये वाला जो क्यू वाला है, दिस वन जो ऑरेंज में अभी शो कर रहा हूं, इस आउटर मोस्ट शेल पे कम फोर्स पड़ेगा ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होके एंटर होगा आउटर मोस्ट शेल में, एंटर होगा, इस पे कम फोर्स लगेगा, तो इस वजह से ये डिफिकल्टी से एंटर कर पाएगा, एक्सेप्ट हो पाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? दूर है, ज्यादा दूर है, होगा, लेकिन इजीली एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि दूर है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, दिस वन पी, इस पे आउटर मोस्ट शेल एकदम करीब है, देखो, तो ये आउटर मोस्ट शेल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ज्यादा लग रहा होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा और एंटर कराया जाएगा इसमें, जैसा कि मैं क्लोरीन का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो वो बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से फोर्स लगेगा उसके ऊपर। तो जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा वो ज्यादा नॉन मेटल होगा, और जो जितनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा वो कम नॉन मेटल होगा। पॉइंट समझ में आ गया? बेटा साइज देखो ना, नंबर ऑफ शेल्स यहां पे ज्यादा है, यहां पे नंबर ऑफ शेल्स कम है। ये एक, यहां पे एक इफेक्ट शो किया जा रहा है बस। अभी मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं ना, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और चीजों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे अभी सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स की बात हो रही है, कि जैसे जैसे साइज एटम को बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होने की वजह से वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो और दूर होता चला जाएगा, क्योंकि जो पार्टिसिपेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, या वन सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है या एक्सेप्ट होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही मेटल रिलीज करता है, और वैलेंस शेल में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें, देखो ये दोनों है, तो मेटल में जितना ज्यादा बड़ा एटम होगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक होगा। यानी जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे मेटल में, उतना ज्यादा वो मेटेलिक होगा, उतना ज्यादा वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। और नॉन मेटल में जितना बड़ा एटम होगा, मतलब नंबर ऑफ शेल्स जितना ज्यादा होंगे, उतना वो कम नॉन मेटेलिक होगा। वाइस वर्सा, वही स्मॉल साइज एटम्स के लिए है। ठीक है, ये यहां पे एक कॉन्सेप्ट, यस, जिसमें शेल ज्यादा होंगे, जिसमें शेल ज्यादा होंगे तो वो मेटल रिलीज कर देगा आसानी से, क्योंकि जो आउटर मोस्ट, यहां पे देखो मेटल का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बी वाले को देखो, यहां पे शेल ज्यादा है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फोर्स कम होने की वजह से इजीली रिमूव हो जाएंगे ना। तो जो जितनी इजीली रिमूव कर दे वो ज्यादा मेटेलिक है, लेकिन शेल ज्यादा होने की वजह से नॉन मेटल एक्सेप्ट डिफिकल्टी से करेगा। नॉन मेटल, ये अब नॉन मेटल की बात हो रही है। और शुरू में ही मैंने आपको बताया था, वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से रिमूव कर दे वो ज्यादा मेटेलिक है, और वो नॉन मेटल जो जितनी आसानी से एक्सेप्ट कर ले वो ज्यादा नॉन मेटेलिक है। तो अब देखो यहां पे क्वेश्चन को समझते हैं, देखो अभी समझ में आएगा और धीरे धीरे। देखो यहां पे क्या हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर, ये कह रहा है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव कैटायन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब यहां जो कह रहे हैं मैं उस पे आता हूं, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा नहीं है, इस वजह से मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये कह रहा है डाउन द ग्रुप, ये देखो ये क्या कहलाते हैं आपके, मैं ऐसे एक बना रहा हूं आपका। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पीरियड्स। जो रो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और ये जो टॉप टू बॉटम होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। जैसे ये ग्रुप है, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, समझ रहे, ये ग्रुप है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सब ग्रुप्स हैं। कॉलम जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये ग्रुप है। और ये जो लेफ्ट टू राइट दिख रहा है ये पूरा, ये जैसे ये वाला ग्रुप है, देखो ये एक ग्रुप है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक पीरियड है, ये पूरा एक पीरियड। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे जाते हैं, यानी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, इस वजह से डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में, वही चीज यहां पे बोल रहा है। देखो, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया जितना बड़ा साइज होगा उतना वो ज्यादा उस ग्रुप में मेटेलिक होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉइंट समझ में आया। क्योंकि क्योंकि यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा दूर होगा, यहां पे और करीब होगा। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल का कैरेक्टर, मेटल के कैरेक्टर्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर, ऑक्सीजन से रिएक्शन एंड ऑल। ठीक है,
तो देखो यहां पे जब मेटल एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले एटम में उस ग्रुप में सबसे नीचे वाले एटम में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा, जिससे वो आसानी से निकल जाएगा। इस वजह से ये ज्यादा मेटेलिक होगा और ये कम मेटेलिक होगा। पॉइंट समझ में आया? उस ग्रुप में, मैं बार बार कह रहा हूं, उस पर्टिकुलर ग्रुप में। ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके अब देखो नेक्स्ट। देखो मैं रैंडमली कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर। मैं जब ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यशवंत, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, देखो यहां पे लिखा हुआ है। यशवंत, डोंट गेट कंफ्यूज। बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो है उतना न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा ना। और मैंने बताया कि मेटेलिक कैरेक्टर तो जब दूर होता चला जाएगा तो और इजीली रिमूव होगा ना। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि हाँ, देखो मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ सैंपल पेपर क्वेश्चन की वजह से इसको ऐसे रैंडमली डिस्कस कर रहा हूं। When we will study the chapter very soon, then you will get to know everything in sequence. लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ लो। ठीक है, अब देखो, अब पीरियड में आते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बहुत ध्यान से समझना। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स वही रहते हैं। पॉइंट को अभी समझना, नंबर ऑफ शेल्स वही रहेंगे। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, नंबर ऑफ शेल्स वही रहते हैं, लेकिन लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। मान लो ये एटॉमिक नंबर 5 है तो ये एटॉमिक नंबर 6 होगा, ये क्योंकि सीक्वेंस में होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में। ये एटॉमिक नंबर 7 होगा, बहुत ध्यान से समझना। ये एटॉमिक नंबर 8 होगा, ये एटॉमिक नंबर 9 होगा। ठीक है, अब जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बहुत ध्यान से समझना, 5 एटॉमिक नंबर का मतलब 5 प्रोटॉन, और यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा। अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। क्या इंक्रीज करेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखो 6 एटॉमिक नंबर होगा इसका। 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। ठीक है, तो देखो यहां 6 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, टोटल यहां 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पे 7 प्रोटॉन होंगे, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पे 8 प्रोटॉन होंगे, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ शेल्स वही है। यहां पे 9 प्रोटॉन होंगे, यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अभी जो बताया इसमें कोई कंफ्यूजन? ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया, अभी इसके आगे और बताऊंगा मैं। यहां तक ये जो मैंने बताया, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, और जो 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा होगा, क्या सेम होगा? किसमें फोर्स ज्यादा लगेगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स? यस, इसमें यानी कि ये वाला जो है, यानी फोर्स की अगर हम बात करें, अगर फोर्स की बात करें, फोर्स की, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा इन द सेम पीरियड, इन द सेम पीरियड इसमें ऐसे ऐसे कम होता चला जाएगा। तो देखो फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये वाला जो एटम होगा ये कुछ ऐसा होगा, हाइपोथेटिकल मैं बना रहा हूं,
ये वाला और फोर्स ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करीब आएंगे, ऐसा होगा ना, लाइक दिस, एटॉमिक साइज कम होता चला जाएगा। यस और नो? क्योंकि फोर्स जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, ठीक है। एटॉमिक साइज क्यों सेम रहेगा बेटा? यहां पे देखो, अभी मैं बता रहा हूं ना, शेल सेम है, शेल सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर भी सेम है सब में? देखो यहां पे 5 प्रोटॉन है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेल्स हैं, यहां भी 2 शेल्स हैं, लेकिन 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आप खुद देखो, जब नंबर ऑफ, जब जो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जब वो ज्यादा लगेगा तो शेल जो है न्यूक्लियस के और करीब आ जाएगा ना। आप किसी चीज को ज्यादा तेजी से खींचोगे तो वो और करीब आ जाएगा। तो शेल जब इस वाले में, जब शेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाएगा तो उसका साइज कम हो जाएगा। क्योंकि एटॉमिक साइज किसकी वजह से है? देखो बहुत ध्यान से समझना, ये न्यूक्लियस है, ये 2 शेल है, ये न्यूक्लियस है, ये 2 शेल है, ठीक है। अब ये बताओ, दोनों में 2 2 शेल है, लेकिन इस वाले में शेल ज्यादा करीब है न्यूक्लियस के, तो उसका साइज कम हो जाएगा ना। ठीक है। अब देखो जिस पॉइंट पे आ रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। अभी हमने ये देखा अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से जो लास्ट वाला होगा, इसके आगे नोबल गैस होगा, नोबल गैस इज डिफरेंट, ठीक है। अब यहां पे जो है फोर्स ज्यादा लग रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो ये बताओ यहां के जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वो इजीली रिमूव हो जाएंगे? सब लोग चैट बॉक्स में लिखो, ये वाला, इसमें जो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन वाले जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो इजीली रिमूव हो जाएंगे? नहीं। तो जब इजीली रिमूव नहीं होंगे, जब इजीली रिमूव नहीं होंगे तो इसका मतलब वो मेटेलिक, मेटेलिक कम होंगे। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि जो इजीली रिमूव कर दे वो मेटेलिक ज्यादा है, और जो इजीली रिमूव नहीं कर पाए वो मेटेलिक कम है। तो वही स्टेटमेंट यहां पे दिया जा रहा है। अब देखो यहां पे, metallic character increases due to increase in atomic size across the period down the group, and across the period from left to right electropositivity decreases due to decrease in atomic size। अब ये पॉइंट समझ में आया? यानी जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ये पॉइंट समझ में आया यहां पे? मेटालिक कैरेक्टर, अब देखो आते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये कह रहा है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि नॉन मेटल शो करते हैं। The elements having high electronegativity have a higher tendency to gain electron and form an ion। यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी अच्छी होगी, जितनी तेजी से करेंगे, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, उतना ज्यादा वो नॉन मेटेलिक होंगे। तो कह रहा है डाउन द ग्रुप। अब देखो ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, अब दिमाग में बैठा लो, ग्रुप में जब आप नीचे आओगे तो एटम का साइज बढ़ेगा,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी ना, क्योंकि अब नॉन मेटल को एक्सेप्ट करना है। तो साइज अगर बढ़ जाएगा तो फिर आप मान लो आप बैठे हो और आपके सामने एक दीवार हो, और आप बैठे हो आपके सामने 10 दीवार हो, 10 दीवार के पीछे जो होगा तो उसको जो है बुलाना मुश्किल होगा, एक दीवार के जो पीछे होगा उसको बुलाना थोड़ा आसान होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में आते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कम होता चला जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, देखो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, रीजन नंबर ऑफ शेल्स, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। पॉइंट समझ में आया? क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसको जो एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स कम लगा पाएगा वैलेंस शेल पे ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई तो वो कम नॉन मेटल होगा ना, यस और नो? जल्दी बताओ। ओके, अक्रॉस द पीरियड, तो अभी हमने पढ़ा कि अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। रीजन हमने बता दिया, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता चला जाता है, इसकी वजह से फोर्स बढ़ेगा जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा, फोर्स ज्यादा होने की वजह से लास्ट वाले एटम पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इंक्रीज हो जाएगी। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? यस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटम का साइज कम होता चला जा रहा है। तो जब एटम का साइज कम होता चला जाएगा, फोर्स बढ़ रहा है, तो फोर्स जब बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना, यस और नो? जब एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा नॉन मेटेलिक हो जाएगा। ठीक है, अब इतना सब कुछ समझाया है, अब फाइनल इसको समअप मैं कर रहा हूं, सिर्फ एक कैरेक्टर को, इसको बहुत अच्छे से समझना। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, बहुत ध्यान समझना। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम हो रहा है। देखो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब एटॉमिक साइज कम है तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एटॉमिक साइज कम तो मेटेलिक कैरेक्टर लेस, एटॉमिक साइज ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर मोर। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो यहां पे भी अक्रॉस द पीरियड देखो, एटॉमिक साइज कम मेटेलिक कैरेक्टर लेस, एटॉमिक साइज ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर मोर। देखो वही चीज है, बस आपको यह ध्यान देना है कि मेटेलिक यानी एटॉमिक साइज कम है या ज्यादा है। इसी तरह से देखो एटॉमिक साइज कम, देखो एटॉमिक साइज कम तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, एटॉमिक साइज ज्यादा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम। इसी तरह देखो एटॉमिक साइज ज्यादा है तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या है, वो लेस है। एटॉमिक साइज कम है तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या है, मोर है। सिंपल स्टेटमेंट, साइज कम
तो मेटेलिक कैरेक्टर कम, साइज ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। यस, ठीक है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट, अभी क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपको पढ़ने के लिए बोला गया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आपको ये ग्राफ दिया गया, देखो इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है, एक तरफ है एटॉमिक साइज, वाई एक्सिस पे एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस, और एक तरफ है एटॉमिक नंबर। यहां पे आपके हैं नॉन मेटल, ये रेड वाला नॉन मेटल शो कर रहा है, और जो ब्लू वाला है वो क्या शो कर रहा है, मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हम ये जानते हैं अगर साइज की बात करें तो लिथियम का साइज जो है वो छोटा, उससे बड़ा सोडियम, साइज की बात हो रही है, एटॉमिक साइज की बात हो रही है, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबीडियम, और सबसे बड़ा साइज सीजियम का। ये डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, एक ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह अगर नॉन मेटल की बात करें तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा क्लोरीन का, उससे बड़ा ब्रोमीन का, और सबसे बड़ा साइज आयोडीन का। नॉन मेटल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन ये कर रहा है, that is which of the following correctly represents the decreasing order of metallic character of alkali metals, जो कि ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। सिंपल वही पूछ रहा है लेकिन इतना कुछ घुमा फिरा के, ठीक है। तो डिक्रीजिंग, ध्यान देना बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर मतलब किसका सबसे कम, तो जिसका एटॉमिक साइज कम, तो एटॉमिक साइज किसका कम होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका सबसे कम, और जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा तो सीजियम, देन रुबीडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। सबसे ज्यादा सीजियम का होगा, फिर रुबीडियम का, फिर उसके बाद पोटेशियम का, फिर उसके बाद सोडियम का, फिर उसके बाद लिथियम का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। पॉइंट समझ में आया, क्योंकि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद हमारा एक क्वेश्चन होता है, उसके बाद आते हैं एल्कली। एल्कली वही होते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। सेकेंड, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विथ एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देखते होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, और वो एल्कली मेटल यानी ये जो मेटल्स हैं इन्हीं के ऊपर जस्ट होता है ना। देखो हाइड्रोजन होता है, इधर हीलियम होता है, फिर यहां थर्ड वाला लिथियम होता है। तो इसी ग्रुप में जो है, फर्स्ट ग्रुप में जो है हाइड्रोजन को रखा जाता है, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को। वही वो कह रहा है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शोज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हालांकि वो नॉन मेटेलिक शो करता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो मेटेलिक भी शो करता है, वो नॉन मेटेलिक भी शो करता है। तो अब आगे क्या बोल रहा है, उसका क्या है, एज हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड readily loses इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है और बहुत जल्दी से उसको रिलीज कर सकता है। दूसरा, हाइड्रोजन कैन इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन, गेन करना मतलब क्या हो गया, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना। तो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन को क्यों एल्कली के साथ रखा गया है, क्यों मेटल्स के साथ रखा गया है। तो मेटल के साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहां पे ये कह रहा है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके निगेटिव आयन बना देता है। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या निगेटिव आयन होगा। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को समझना, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या निगेटिव आयन होगा, क्या निगेटिव आयन बनेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। नो तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ये कह रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो पॉजिटिव आयन बनाता है। यस, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, नो
मतलब कि इजीली कह रहा है एज हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नो, पहले ग्रुप में रखा गया क्योंकि वो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो मेटल की तरह उसको रिमूव करके H+ आयन बना सकता है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास होती है, नॉन मेटल्स के पास। तो हम ये पता है कि जितना छोटा साइज होगा उतना वो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पास होगा जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा। तो एटॉमिक साइज सबका सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे कम है, इस वजह से सबसे ज्यादा वो क्या होगा, नॉन मेटेलिक, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है फोर्थ वन, दैट इज आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस डाउन द ग्रुप। यानी जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस मतलब सॉल्ट मेकर, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस ग्रुप को हम हैलोजन फैमिली कहते हैं क्योंकि हैलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी ये नॉन मेटल सॉल्ट फॉर्मेशन में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इस फैमिली के एटम्स, इस वजह से इनको हैलोजन फैमिली कहते हैं। तो कह रहा है कि रीजन पता करो कि क्या है इनके ग्रेजुअल चेंज, यानी क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जा रही है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सबसे पहला ही गलत हो गया ये, क्योंकि जब नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम होती चली जाती है। तो यहां पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पे होता है, ना कि लूज करने पे। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, दिस इज द ऑप्शन। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से वो उतना कम नॉन मेटेलिक होगा। और नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, फिर बोल रहा है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इंक्रीज तो होती नहीं है जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, that is fifth one. Here, which of the following reason correctly justifies that fluorine has a smaller atomic radius than lithium? यानी फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो लिथियम से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, लिथियम मेटल है, पॉइंट को समझना। लेट मी देखो, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हीलियम, नोबल गैस, देन लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, देन हो गया आपका बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, दैट इज पोटेशियम, कैल्शियम। ये नोबल गैस हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पे ये बोल रहा है कि ये है हमारा लिथियम, दिस वन इज लिथियम, ओके, दिस वन इज लिथियम। हाँ बेटा, ये लिथियम है, ये हमारा है मेटल, और ये हमारा फ्लोरीन। देखो ये है नॉन मेटल,
तो ये देखो, जिसको कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, ये दोनों सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, दिख रहा है? दिख रहा है, सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। यस और नो? तो जब सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो हमने ये स्टडी किया था, जब हम अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये बताओ एटॉमिक साइज कम होता चला जाएगा ना? ठीक है, तो इसीलिए लिथियम का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा फ्लोरीन से। तो अब वही रीजन हमें एग्जैक्ट देना है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ये कह रहा है फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप। ठीक है, क्या सेम ग्रुप में? पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, नो। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड, यस सेम पीरियड में है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ये तो सही स्टेटमेंट था, लेकिन ये वाला गलत। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये कह रहा है फ्लोरीन एंड लिथियम आर द सेम ग्रुप, फिर सेम ग्रुप बोल रहा है, ये स्टेटमेंट वैसे ही रॉन्ग हो गया। फिर ऑप्शन डी पे आते हैं, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड, यस, एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पॉइंट समझ में आया? ओके, नाउ दैट्स फाइन। इसको रिवीजन भी करना। लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, कितना डिस्कशन के लिए बाकी है। अभी 2 क्वेश्चन आपके केस स्टडी टाइप के हैं। चलो इसको नेक्स्ट वीक के लिए रख देते हैं। इतना एब्जॉर्ब कर लो पहले, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। अभी हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस इस टाइप के जो है। यस बेटा, देखो वही है, वो डिपेंड करता है, ये सब क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुके हैं पहले, सेक्शन डी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इनके डिस्कशन में ये जो क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर वाले, ये सब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। देखो ये आपका जो है, याद करो, ये कुछ याद आ रहा है एनसीईआरटी का? ये टेबल याद आ रही है एनसीईआरटी की? हाँ, इससे अंदाजा लगाओ। ये देखो, ये एनसीईआरटी का फिगर है, तो वही मैं कह रहा हूं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट है, तो उसके बाद चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक, और फिर उसके बाद मैथ्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं, देखो मैं चाहूँ तो डिस्कशन ही नहीं सिर्फ करना है, हमें एक एक चीज को समझना भी है। बोर्ड के जो हिडन लैंग्वेजेस होते हैं ना, टर्म्स एंड ऑल, क्वेश्चन पूछने का तरीका, उसको हमें समझना है, हमें सिर्फ वाइंड अप नहीं करना है। अगर एक क्वेश्चन में हमारा 1 घंटा जाता है तो जाने दो, डोंट वरी फॉर दैट। क्वालिटी मतलब उस सैंपल पेपर को हम अच्छे से समझें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कम टाइम में उसको जो जल्दी वाइंड अप कर दें। तो मैंने सोचा था आज वाइंड अप कर देंगे, लेकिन क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में ज्यादा टाइम लगा, और अच्छा है क्योंकि ग्राफ देख के एंड ऑल आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है, घबरा सकते हैं। अब देखो, जितने भी ये केस स्टडी टाइप के हम ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे थे, दिखने में बड़े थे, इजी थे कि नहीं? जब हमने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो सारी चीजें ठीक है। तो हम इसको बहुत ही ग्रेजुअली और बहुत ही क्वालिटी वाइज और डीपली जो है हम डिस्कस करेंगे, यही मेरा मकसद है। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी सेक्शन डी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस। Wait a second, wait a second.
देखो जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो मैसेजेस मुझे नहीं दिखते हैं, इस वजह से अभी रुक जाइए। यशवंत, शुभम इज देयर, शुभम आज भी नहीं आया। रणवीर, आकिब, आकिब भी नहीं है। अनिमेश इज हेयर, अनस भी एब्सेंट है, विपिन इज हेयर, उमर इज हेयर, विवेक इज हेयर, अबू जैद भी एब्सेंट है, साकिब, हिमांशु, शशांक, फरहान भी एब्सेंट है, प्रियांशु, फैजान इज हेयर। Okay. Okay then. Stay home. Stay safe. Goodbye.